द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया, चैप्टर नंबर 6। यही अभी आप लोग पढ़ा, अभी आप लोग इसी चीज को पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर के तहत हम लोगों ने बहुत सारे कक्षाओं के माध्यम से अलग अलग चीजों को देखा है, मैंने अलग अलग चीजों को बताया है जो अभी तक इस अध्याय में आया है। पृष्ठ संख्या 51 पर, पृष्ठ संख्या 52 पर, पृष्ठ संख्या 53 पर और पृष्ठ संख्या 54 पे और पृष्ठ संख्या 55 की शुरुआत पर। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में इतना कुछ कर रखा है, अब इस कक्षा के माध्यम से हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो ज्ञान के साथ साथ आपके कौशल विकास को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, के लिए कार्य करता है। तो हम लोग उसके पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन की। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कि जब दक्षिण में शासन हो रहा था चोलाज का, चेराज का या फिर कहें तो पांड्यज का, पांड्या हो, चोलाज हो या फिर चेराज हो, इन सब के शासन के समय विदेशी आक्रमण जो हुआ, अब हम लोग उसके पक्ष को जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉरेन इन्वेजन जो है, विदेशी आक्रमण जो है, वो उसका क्या पक्ष है, उसका क्या एस्पेक्ट है, उसका क्या पहलू है इस समय दक्षिण भारत में। तो लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या हम लोग 55 पर हैं, तो लिखा हुआ है यहां पर फॉरेन इन्वेजन के बारे में। द मौर्यन एम्पायर स्प्लिट इनटू मेनी किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक। ये हम लोगों ने शुरू में भी बात कर ली है कि मौर्यन किंगडम के जाने के बाद बहुत सारे अलग अलग किंगडम, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम, अलग अलग शासक, अलग अलग शासन व्यवस्था बनती चली गई, बेसिकली कहें तो अशोका के मृत्यु के बाद। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अगर हम लोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो नाउ सॉ द कमिंग ऑफ नंबर ऑफ वार लाइक फॉरेन रेसेज, यहां पर बहुत सारे जो युद्ध, मतलब वैसी चीजें आई जो कहें तो वो युद्ध ग्रसित या फिर युद्ध वाले मानसिकता से आई। चाहे हम लोग बात करें तो बैक्टेरियंस की बात करें या फिर बात करें प्रतिहांस की, बात करें साकाज की या फिर बात करें कुशानाज की, ये सब जो है ये नॉर्थ में आए। और इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने पहले भी कर रखी है कि अशोका की मृत्यु के बाद, मौर्य के पतन के बाद भारत के किस हिस्से में, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिमी पार्ट में बहुत सारे तरह के अलग अलग शासन व्यवस्थाएं आई, जिसमें हम लोग बैक्टेरियंस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग प्रतिहांस की बात करते हैं, जिसमें हम लोग शाक की बात करते हैं, जिसमें हम लोग कुशानाज की बात करते हैं। दे केम इन द ईयर बिटवीन 200 BC टू 100 AD, और ये सब लोग अलग अलग कालों में 200 BC से 100 AD के बीच में रहे, इन्होंने अपना शासन किया। यहाँ पर रोमन कॉइन फाउंड एट अरिकमेडू, यहाँ पर एक रोमन सिक्के दो दिख रहे हैं जो कि अरिकमेडू में पाए गए थे। अब बात करेंगे इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरियन ग्रीक, अब बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण की बात करेंगे। लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरियन ग्रीक्स केम टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो बैक्टीरियन ग्रीक थे ये लोग भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि ये लोग भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर सबसे पहले हमला किया या फिर कहें तो आक्रमण किया, या फिर भारत में ये लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ये लोग भारत में प्रवेश किया। दे वर ऑल्सो कॉल्ड द इंडो ग्रीक, ये जो बैक्टीरियन ग्रीक्स थे इन लोगों को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। मेनांडर देयर मोस्ट पावरफुल किंग वाज आल्सो नोन एज मिलिंद, जो मेनांडर था, जो उसका इंडो ग्रीक का जो सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली राजा था, उसको मिलिंद भी कहा जाता था या फिर वो मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म के लिए या फिर कहें तो अ नंबर ऑफ क्वाइंस एंड देयर डायनेस्टी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी, उसने बुद्धिज्म को कहें तो इन सारे पक्षों में इसने काम किया। और अलग अलग चीजें हैं जो साक्ष्य के तौर पर मिलती है, जो यह बताता है कि हाँ, ये जो इंडो ग्रीक्स था, ये जो बैक्टीरियन ग्रीक्स था, ये भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से यानी कि उत्तरी पश्चिम हिस्से से, उत्तरी पश्चिम भाग से भारत में आया और उसने अलग अलग कार्यों को
किया, अलग अलग चीजों को किया, यानी कि भारत पर आक्रमण करके उसने अलग अलग चीजों को किया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेजन ऑफ द साकाज की। अब साकाज की बात करेंगे, साक की बात करेंगे, जिसका आक्रमण कैसे हुआ, अब उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यह एक चित्र है, वह आप लोग देख लीजिए। चित्र में क्या है, तो हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का, कनिष्का का बिना माथे वाला, बिना सर वाला, यानी कि गला और गला से ऊपर का हिस्सा यहाँ पर नहीं है इस मूर्ति में। यह मूर्ति आप लोग को दिख रहा है, यह हेडलेस स्टैचू है जो कि कनिष्का का है। अब हम लोग बात करेंगे इन्वेजन ऑफ द साकी, यानी कि अब हम लोग बैक्ट्रियन ग्रीक की बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे इन्वेजन ऑफ द साकी, यानी कि साक के आक्रमण की। लिखा हुआ है यहाँ पर, आफ्टर द इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद साकाज केम टू इंडिया, साक जो है वो भारत आया। दे कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया देन द ग्रीक डिड, उसने ग्रीक से भी ज्यादा भारत के हिस्सों को कब्जे में लिया, जितना ग्रीक नहीं लिया था उससे ज्यादा इसने लिया। दे केम टू द वेस्टर्न इंडिया एंड ओवररन सिंध एंड सौराष्ट्र, वो पश्चिम की तरफ से, भारत के पश्चिम की तरफ से भारत में प्रवेश करता है और वो सिंध और सौराष्ट्र तक अपने आप को फैला लेता है। दे फाइनली सेटल डाउन इन काठियावाड़ एंड मालवा, और अंत तक वह जाते हुए, मतलब जब उसका पतन या फिर जब वो समाप्ति की तरफ था, या फिर फाइनली बात करें तो काठियावाड़ और मालवा वाले क्षेत्र में सेटल हो गया, वहीं पर रह गया। द मोस्ट फेमस शाक रूलर इन इंडिया वाज रुद्र दमन, अगर रुद्र दमन जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शाक रूलर के तौर पर, शाक शासक के तौर पर, भारत में शाक शासक के तौर पर उसको पहचान मिली, जो कि 130 से 150 एडी के बीच में रहा। द शाक सक्सेसफुली चेक्ड द एक्सपेंशन ऑफ सतवाहनाज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, द शाक सक्सेसफुली चेक द एक्सपेंशन ऑफ द सतवाहनाज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, सतवाहन के समय का जो नर्मदा नदी के जो नॉर्थ का, यानी कि उत्तरी पार्ट का जो हिस्सा, उत्तरी हिस्सा जो था, उस वहां पर शाक ने अपने तरीके से कार्य किया। शाक ने उन सारे चीजों पर, उन सारे क्षेत्रों में अपने तरीके से कार्य किया। अब हम लोग बात करेंगे, बैक्ट्रियन ग्रीक की बात हो गई, साकाज की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कुशानाज की, यानी कि कुश वंश की बात करेंगे। और ये जो है ये कनिष्का कॉइन है, जो आप लोग सामने यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो चित्र है, दो सिक्के हैं, ये कनिष्का कॉइन है। अब हम लोग बात करेंगे इन्वेजन ऑफ द कुशानाज की, यानी कि कुशानाज के आक्रमण की बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। दे फर्स्ट ऑक्युपाइड बैक्ट्रिया और नॉर्थ अफगानिस्तान बाय डिस्प्लेसिंग द शाक, शाक को हटाकर उसने क्या किया, तो सबसे पहले बैक्ट्रिया, या और कहें तो जो उत्तरी अफगानिस्तान का हिस्सा था जहां पर शाक था, वहां शाक वंश का शासन था, वहां पर उसको हटाकर इसने, यानी कि कुषाण वंश ने अपना शासन स्थापित किया। ग्रेजुअली दे एडवांस टू द काबुल वैली एंड सीज्ड गंधार, रिप्लेसिंग द रूल ऑफ द ग्रीक एंड प्रतिहांस इन दिस एरिया, और साथ ही साथ आगे जैसे ये लोग बढ़ता चला गया, ये काबुल वैली, इन सारे चीजों की तरफ अपने आप को बढ़ाया। फिर इसने गंधार क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, जो कि उस समय ग्रीक के शासन में था, ग्रीक को वहां से भगाकर अपने नियंत्रण में ले लिया। एंड और अलग अलग क्षेत्रों को जो उस क्षेत्र में थे, वहां के अलग अलग शासकों को हराते हुए इसने, यानी कि कुषाण वंश ने अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया। दे देन एस्टैब्लिश देमसेल्फ एट तक्षशिला एंड पेशावर, ये लोग तक्षशिला और पेशावर तक पहुंच गया, जो अभी पाकिस्तान देश का हिस्सा है। देयर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर वेयर पेशावर एंड मथुरा, पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है और मथुरा जो अभी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। यहां पर ये इस दोनों जगहों को मेन जो है वो केंद्र बनाकर चलता था, यानी कि सत्ता का केंद्र या फिर शक्ति का केंद्र जो है वो उस समय इन लोगों ने, कहें तो सीधा सीधा कहें तो एक तरीके से राजधानी जो है वो इन दो क्षेत्रों को बनाकर चलता था, पेशावर और मथुरा। आगे लिखा हुआ है, कनिष्का वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर, अगर सबसे ज्यादा फेमस प्रसिद्ध कुषाण शासक की बात करें तो कनिष्का का नाम आता है, और उसी पर ये दो सिक्के जो आप लोगों ने पहले देखा फिर देख लीजिए। From the statue situated at Mathura, it is evident that he was a well-built man. अगर हम लोग स्टैचू की बात करें, मूर्ति की बात करें, जो आज मथुरा में देखने को मिलता है, तो इससे पता चलता है कि वह एक हट्टा कट्टा व्यक्ति रहा होगा।
ही वर्कड हार्ड टू मेक हिज किंगडम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन नॉर्दर्न इंडिया। उसने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया अपने साम्राज्य को मजबूती देने में, अपने साम्राज्य को स्थापित करके आगे बढ़ाने में। ही कॉन्कर्ड कश्मीर, पंजाब एंड मथुरा। उसने कश्मीर, पंजाब और मथुरा को अपने नियंत्रण में लिया, उसको जीता। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर वैली वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना फ्रॉम द बुद्धिज्म वेयर फाइनलाइज्ड। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल। उसने एक बुद्धिस्ट आयोग को भी वहां पर, यानी कि कश्मीर में उसने एक बुद्धिस्ट आयोग का गठन किया, जहां पर बुद्धिस्ट ने, यानी कि बुद्धिज्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत बनाया जा रहा था जिसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना है। वो जो फाइनल हो रहा था, उसको जो बनाया जा रहा था, उसके लिए इसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल की भी स्थापना की कश्मीर में, आयोग की। ही गेव मोनेटरी सपोर्ट फॉर बिल्डिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। इसने बौद्ध मठों को बनाने के लिए भी दान दिया, पैसा दिया। कनिष्का वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लैंग्वेज। अगर हम लोग कला की बात करें और संस्कृत भाषा की बात करें तो उस दोनों चीजों में भी कनिष्का की रुचि थी, यानी कि कनिष्का जो था, जो शासक कनिष्का था, वो इन दोनों चीजों को बहुत सम्मान देता था, बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज और आर्ट यानी कि कला में इसकी रुचि बहुत ज्यादा थी, सम्मान देता था और अच्छे तरीके से कार्य करता था। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो पृष्ठ संख्या 56 पर आएंगे और बात करेंगे आर्ट की, बात करेंगे कला की, और देखेंगे कि आखिर कला वाले क्षेत्र में आप लोग को कौन कौन से एस्पेक्ट को पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।